हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का चौथा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। चौथे पाठ का नाम है व्यापारी शासक कैसे बने। अर्थात जो दूसरे देश से भारत में व्यापार करने के लिए आए थे और धीरे धीरे पूरे देश को अपना गुलाम बनाकर शासन किए, तो किस तरह व्यापार करने के लिए आए और शासक बन गए यहाँ का, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मध्यांतर यानी रिसेस में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बतलाया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है यानी युक्ति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अंग्रेज़ों ने भी इसी तरह की नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ? जय ने प्रश्न किया। वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेज़ों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता यानी शासन स्थापित किया उसकी बात करता हूँ। इसमें दिया मध्यांतर यानी रिसेस के समय में विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और उनके पास में ही बैठे उनके वर्ग शिक्षक ने बताया कि बच्चों, यह एक नीति यानी युक्ति है। दो की लड़ाई में तीसरे को ही फायदा होता है और अंग्रेज़ों ने भी इसी नीति यानी युक्ति से भारत में अपने राज्य को बढ़ाया था। विस्तार करना यानी बढ़ाना। तो उनकी बातें सुनकर जय ने प्रश्न किया कि यह किस तरह हुआ। तो वर्ग शिक्षक ने उनके बताया कि आप लोग अपने कक्षा में चलो, मैं आज आप लोग को भारत में अंग्रेज़ों ने आकर किस तरह भारतीय राजाओं पर, भारत के राजाओं पर अपनी सत्ता यानी शासन स्थापित किया उसके बारे में बात करता हूँ, आप लोगों को जानकारी देता हूँ। आगे पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनैतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे थे। राजशक्ति यानी ताकतवर शासक के रूप में सबके सामने आने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे? शुरुआत में अंग्रेज़ों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी, तो फिर वे पूरे भारत में वे शासक कैसे बन गए? ऐसी तो अनेक बातें अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई हैं। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सरलता के लिए राजकीय शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने यह राजनीति अपनाई। बता रहे उनके वर्ग शिक्षक कि 18वीं शताब्दी का जब अंत होने लगा था, राजनीति के क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने एक नई ताकतवर शासक के रूप में सबके सामने आए और कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज़ भारत में केवल व्यापार करने के लिए आए थे और आरंभ में अंग्रेज़ों को भारत के प्रदेशों में व्यापार करने की सिर्फ मंजूरी प्राप्त करनी थी। फिर एक ऐसे पूरे भारत में शासक बन गए, शासन किए और अंग्रेज़ों से जुड़ी ऐसे अनेक बातें हैं। उनका मूल लक्ष्य था कि वे व्यापार बढ़ाना चाहते थे भारत में और इसे बहुत आसानी से कर सके। इसके लिए राज्य या राजा से संबंधित रखने वाले, शासन से संबंधित रखने वाले राजकीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने यह राजनीति अपनाई थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे। आगे है वेलेस्ली का विस्तार योजना। विस्तार यानी फैलाना, योजना यानी रचना, संयोजन। वेलेस्ली ने अपने शासन का किस तरह विस्तार किया, कौन सी योजना बनाई, किस तरह की रचना की, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया, तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र यानी तेज स्पर्धा यानी प्रतियोगिता चल रही थी। भारत में फ्रेंच ताकतवर यानी शक्तिशाली न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता यानी शासन का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना यानी नीति बनाई, जिससे सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में
अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु सेना का खर्च उसी देशी राज्य को उठाना पड़ता था। इसे बता रहे हैं कि वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया, तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच बहुत तेज़ प्रतियोगिता चल रही थी व्यापार को लेकर। भारत में फ्रेंच ताकतवर न बने, शक्तिशाली न बने, इसलिए भारत के देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता यानी शासन का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई, जिसे सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी और उस सेना का खर्च भी देशी राज्य को ही उठाना पड़ता था। आगे पढ़ेंगे। इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बन गए, जिसमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। से बता रहे हैं कि अंग्रेजी सेना को रखकर भारत के देशी राज्य उनका खर्चा तो उठाते ही थे, उनको ही देना पड़ता था। इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था, उनका एक अंग्रेज व्यक्ति खास, वो जिसके कारण से अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को सेना अंग्रेजी सेना मिली थी, लेकिन उसका उपयोग वे नहीं कर सकते थे। वेलेस्ली की सहायक योजना के चपेट में भारत के अनेक देशी राज्य आए थे, जिसमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि अनेक राज्यों का समाहित है। इसमें देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। शुरुआत में राजाओं को सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में वह तो गुलामी का अनुभव कराती थी। शुरू में देशी राज्यों को लगता था कि यह हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब धीरे धीरे सच में वह गुलामी का यानी दासता का अनुभव करती थी। और ये सहायक योजना वेलेस्ली के द्वारा जो बनाया गया था, देशी राज्यों के लिए मीठे जहर का काम किया था। आगे पढ़ेंगे। वेलेस्ली की इस विस्तार योजना सहायक योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निजाम बना। बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य शिकार हुए। तांजोर और कर्नाटक का यही हाल हुआ। मराठा सरदारों में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बनाया। वेलेस्ली ने इस विस्तार योजना जो सहायक योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निजाम बना। बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य भी इसके चपेट में आए। तांजोर और कर्नाटक का भी वही हाल हुआ जो इन राज्यों का हुआ था। मराठा सरदारों में आपस में ही इन्होंने झगड़ा लगवा दिया, झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना के अनुसार उनको भी शिकार बना लिया। आगे पढ़ेंगे। मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए निजाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया था। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेज़ों की हुकूमत यानी शासन में आ गया था। नाना फड़नवीस के अवसान यानी मृत्यु से मराठा संघों के बीच में झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल की नीति के शिकार हो गए। बता रहे कि मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, इसलिए निजाम ने सबसे पहले ही इस सहायक योजना को मंजूर कर लिया, मान लिया था। और टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेज़ों की शासन में था। नाना फड़नवीस की जब मृत्यु हो गई तो मराठा संघों के बीच में भी झगड़ा हुआ और एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज्य करो यानी झगड़ा लगाओ आपस में और उसका फ़ायदा उठाओ, ऐसे नीति के शिकार ये भी हुए। आगे पढ़ेंगे। अयोध्या
गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य एक या दूसरे बहाने से हड़प लिया। इस तरह से 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर बढ़ाकर बना दिया। बता रहे हैं कि अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद, दूसरे और अनेक राज्य एक या दूसरे बहाने से उनको वेलेस्ली ने हड़प लिया, अपने अधिकार में ले लिया। इस तरह इसने 7 साल के समय में वेलेस्ली ने अपने कंपनी का धीरे धीरे विस्तार किया, बढ़ाया उसको और अपनी इस सहायक योजना के द्वारा कंपनी के शासन को सबसे ऊंचा बना दिया। आगे पढ़ेंगे। चित्रों में आप लोग देख रहे होंगे वेलेस्ली की सहायक योजना स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे। नक्शे में आपको राज्यों के नाम दिए गए हैं, देख लीजिए। ग्वालियर, लखनऊ, सिंधी, अयोध्या, होलकर, गायकवाड़, इंदौर, बड़ौदा, नागपुर, भोंसले, हैदराबाद, पुणे, पेशवा, निजाम, मैसूर और भी दूसरे राज्य थे जिन्होंने वेलेस्ली की सहायक योजना स्वीकार करने वाले राज्य थे। आइए हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए और धीरे धीरे अंग्रेज ऐसे ही अपने कंपनी का विस्तार करते करते पूरे भारत में फैल गए। उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैसे ये लोग फैले। वेलेस्ली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निजाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता की। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया, सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त की। बता रहे हैं कि वेलेस्ली की विस्तार योजना जो अपने कंपनी को बढ़ाने की उनकी युक्ति थी, योजना थी, उसके शिकार बने मैसूर, निजाम और मराठा सरदार। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने डर के कारण उनके साथ दोस्ती कर ली और उनके साथ दोस्ती की। उसके बाद अंग्रेज़ों ने सीमा पर युद्ध किया। सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ अंग्रेज़ों ने दोस्ती कर ली और अफगान विद्रोह यानी खिलाफत में जीत प्राप्त की। सिंध में भी सत्ता स्थापित की और सिंध में भी इसने अपना शासन स्थापित किया। आगे पढ़ेंगे। सिखों की बढ़ती हुई ताकत देखकर अंग्रेज़ों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की, परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता था। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और सिखों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर अंग्रेज़ों ने सिख साम्राज्य को हड़पने की प्रयत्न किया, लेकिन जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था, शासन था, तब तक उन्हें यह कामयाबी प्राप्त होने का मौका नहीं था। इसलिए अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत के साथ मित्रता कर ली। आगे पढ़। रणजीत सिंह उस समय में शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता की, मजबूत सेना का निर्माण किया। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। उनके अवसान यानी मृत्यु के बाद पंजाब में अराजकता यानी अव्यवस्था, अनुशासनहीनता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप यानी दखल देने का साहस भी यानी हिम्मत भी नहीं कर सके। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया। हार्डिंज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। रणजीत सिंह उस समय में सबसे शक्तिशाली यानी ताकतवर राजा थे और उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की मदद से मजबूत सेना का रचना किया था, निर्माण किया था। आसपास के अधिकतर प्रदेश पर उन्होंने विजय यानी जीत प्राप्त की थी और उनके मृत्यु के बाद पंजाब में अव्यवस्था, अनुशासनहीनता फैल गई थी। रणजीत सिंह जब तक जीवित थे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग कभी हस्तक्षेप यानी
दखल अंदाजी करने की हिम्मत भी नहीं करते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनको मौका मिल गया था। हार्डिंज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव का युक्ति अपनाकर अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया, यानी अपने अधिकार में ले लिया। आगे पढ़ेंगे। डलहौजी हड़प नीति। डलहौजी ने कौन सी युक्ति अपनाकर लोगों के राज्यों को हड़प लिया, उस पर अपना अधिकार कर लिया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन यानी कि दूसरे के अधीन हो जाना बनाने की योजना थी। दूसरों के राज्यों को हड़प कर उनको अपने अधीन बना लेता था, ऐसी उसकी योजना थी। वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेज़ों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाहरी या आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं की इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेज नीति का यह परिणाम था। बता रहे कि वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन यानी अपने अधीन बनाने की योजना थी, उसकी युक्ति थी ये। और वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य को अंग्रेज़ों के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाहरी या आंतरिक राज्य के बाहर या राज्य के अंदर किसी प्रकार का कोई भय न होने के कारण ये लापरवाह यानी गैर जिम्मेदार होते गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था अराजकता फैल गई और ये अंग्रेज़ों के युक्ति का परिणाम था। आगे पढ़ेंगे। यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते गए। राज्यों में फैलती हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया। बाद में ब्राह देश यानी वर्तमान समय का म्यांमार और पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया। जो आश्रित राजा निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प कर लेते थे। इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए। से बता रहे कि यह एक प्रकार का इन लोगों का षड्यंत्र था, साजिश था। इसमें धीरे धीरे भारतीय राजा, जो भारत के राजा थे, वो फंसते चले गए इनके इस नीति योजना में। और राज्यों में फैलती हुई अव्यवस्था को दूर करने के बहाने इन्होंने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप यानी अपना दखल अंदाजी करना शुरू कर दिए। और शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प ले लिया, अपने अधिकार में कर लिया। बाद में ब्रह्म देश, जो अभी के समय में म्यांमार है, और पंजाब प्रदेश को भी इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया, हड़प लिया। और जो राज्य इन पर आश्रित थे, ऐसे राजा निसंतान जिनकी कोई संतान नहीं होते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को भी ये लोग अपने अधिकार में ले लेते थे, हड़प लेते थे। जैसे कि सतारा, झांसी, नागपुर और अनेक ऐसे राज्य थे जो इनके हड़प नीति का शिकार बने। आगे हम पढ़ेंगे। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश, हस्तगत यानी अपने हाथों में लेकर गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय यानी कमाई करवाने का आशय यानी मतलब विचार डलहौजी का था। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत, ताकतवर बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। से बता रहे कि भारत में अधिक उत्पादन करने वाले राज्य थे, जैसे जिस राज्य में चाय कॉफ़ी का ज़्यादा उत्पादन था, ऐसे प्रदेश, जिस प्रदेश में कपास का उत्पादन था, ऐसे प्रदेशों को अपने अधिकार में ले करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए कमाने का विचार डलहौजी का था। और ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत यानी शक्तिशाली बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार भी किए थे। आगे पढ़ेंगे। उसके समय में भारत में मुंबई से थाड़ा तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन शुरू हुई थी। ईस्वी सन 1853
आधुनिक यानी नए युग की डाक पद्धति भी उसके समय में शुरू हुई। इस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून तथा विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया। से बता रहे हैं कि उसके समय में भारत में मुंबई से थाने तक पहली बार रेलवे लाइन शुरू हुई थी। 1853 में आधुनिक डाक पद्धति की भी शुरुआत हुई और इस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार भी शुरू किया गया था। बाल विवाह यानी कि कम उम्र में जो शादी कर देते थे लोग अपने बच्चों के, ऐसे प्रथा पर उसने रोक लगाने जैसे कानून बनाए तथा विधवा पुनर्विवाह यानी जिस लड़की की कम उम्र में पति का देहांत हो जाता था तो उसकी शादी पुनः फिर से कराई जाए, ऐसे कानून बनाया डलहौजी ने। और उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी हुआ था। आगे पढ़ेंगे। ईस्वी सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। इस तरह यह सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ यानी फायदा हुआ, परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। बता रहे हैं कि डलहौजी ने ईस्वी 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी बनवाया था। मुंबई में, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुआ। इस तरह यह सुधार अंग्रेज शासन के विस्तार यानी अपने शासन को बढ़ाने और अपने को अच्छी ढंग से चलाने के लिए आसानी से किया था, जिसका भारतीय प्रजा यानी भारत के लोगों को लाभ मिला उसका, लेकिन इसके लिए भारत के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। आगे पढ़ेंगे। प्रजा का असंतोष, भारत के लोगों में जो नाराजगी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया यानी उथल पुथल कर दिया था चारों तरफ। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति नाराजगी दिखलाई पड़ने लगा। आप क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे, यदि न देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति यानी उत्पीड़न, अत्याचार साफ दिखलाई पड़ रही थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई। बता रहे हैं कि सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति की जो योजना अपनाई उसने पूरे देश में उथल पुथल मचा दिया था। प्रजा का अंग्रेजों के शासन के प्रति नाराजगी साफ साफ दिखलाई पड़ती थी, असंतोष था भारत के लोगों में। और क्रांति और मंगल पांडे जैसे फिल्म करें कि नहीं देखे होंगे, यदि नहीं देखे तो देख लीजिए। और इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की अत्याचार साफ दिखलाई पड़ रही थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बनी है कि पहले से ही भारत के जो प्रजा थी वो नाराज़ थी और इसने जो सुधार किए उससे भारत के लोगों को और थोड़ा अवसर मिला अपने नाराज़गी को प्रकट करने के लिए। आगे पढ़ेंगे। रेलवे और डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश करना चाहते हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया था। भारतीय प्रजा को उसमें लाभ भी हुआ था, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। लोगों में असंतोष की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी। यह असंतोष अर्थात 1857 का स्वातंत्र आंदोलन का संग्राम। बता रहे कि रेलवे और डाक तार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों पर असर डालने लगा था। जो पुराने विचार को मानने वाले लोग थे उनको लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं और अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए यानी सरलता के लिए किया गया था। भारतीय प्रजा, भारत के लोगों को उसमें लाभ हुआ, फायदा हुआ उसका, लेकिन
उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत यानी मूल्य चुकानी पड़ी थी। अंग्रेज़ों में नाराज़गी की आग तब विस्फोट का रूप धारण करने लगी थी और यह नाराज़गी अर्थात 1857 स्वतंत्रता के लिए क्रांति का युद्ध था। बच्चों, इस पाठ को आप लोग अच्छे से 1 या 2 बार सुनिएगा और समझिएगा और इससे संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो उत्तर आप लोग को लिखना है। स्वाध्याय होगा तो स्वाध्याय में, नहीं तो नोट में आप लोग को लिख लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।